हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम लोग ने डे 5 पढ़ लिया था। अब डे 6 पर डे 5 पर हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, इसलिए स्लाइड्स आपके पास नहीं आई हैं। और अब हम डे 6 पर हैं और डे 6 में अब हम शुरू कर रहे हैं कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है 1% कंपनी हो तो एक आदमी, प्राइवेट कंपनी हो तो 2 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो 7। गाइस, आपको समझ में आया? एकदम लग रहा है ना कि यूट्यूब वाला आदमी। गाइस, दिस इज वेरी सिंपल। गाइस, अबे हम ढोर हैं। गाय गाय क्यों बोल रहा है हमको? मानते नहीं। परेशान हूं मैं इन यूट्यूब टीचरों से। बस आके ऐसा बेटा बेटा, कुछ तो बोलेंगे बेटा बेटा, कुछ बोलेंगे गाइस गाइस। अरे इतना मक्खन मारने की क्या जरूरत? बच्चा है, पढ़ रहा है, तो टेंशन क्यों देना उसको? कुछ तो नाना पाटेकर बन जाते हैं। 1% कंपनी में एक आदमी होता है, 2, 3, 4। अरे भाई शांति। पेरू बाबा आ गए, क्या हुआ? आराम से पढ़ा यार, हम भी तो पढ़ा रहे कि नहीं। नाउ तो मेरे 8000 बच्चों, कौन प्रूव कर सकता है? नहीं है। नाउ रोज एक मनोरंजन आपके लिए आएगा आपके व्हाट्सएप पे डेली। तो हाँ, कहीं ना कहीं से आएगा। जब तक आप नाटा में पढ़ते रहोगे तब तक आपको कंसिस्टेंटली ये महसूस करवाया जाएगा कि आपने गलत चॉइस कर ली, बॉस आपको हमारे पास आना था। नाउ अब हम बात करेंगे, वो तो है ना, और नाटा से नंबर भी मिल जाएंगे उनको सारे, वो यहां से नंबर भी कबाड़ लेंगे और फिर आपको दे SMS पे SMS। ये अच्छा है कि नाटा एकेडमी ने आपको नहीं भेजा। अभी तो बाहर आके खड़े हो जाते रिक्शा विक्शा लगा के। वो बस नहीं चले, नहीं यहां पढ़ा दे, बोले एक बार हमसे पढ़ लो फिर हमारे आ जाना। नाउ आओ फॉर्मेशन करें, इनकॉर्पोरेशन करें। इनकॉर्पोरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा कि इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आगे कौन आता है? प्रमोटर। कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, है ना, जो आप शार्क टैंक में देखते हो बैठे हुए, वो सब क्या होते हैं? इनिशियल प्रमोटर्स होते हैं। बाद में तो फिर लोग बाग आते जाते हैं, इक्विटी डाइल्यूट होती जाती है, बट इनिशियली जो शुरू करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? भाई तुम्हारी 3% इक्विटी के लिए हम इतने पैसे देंगे। तो जिससे अपन पैसे मांग रहे वो कौन है? प्रमोटर। हेलो, जिससे अपन इक्विटी मांग रहे, सॉरी, जिससे अपन इक्विटी मांग रहे हैं वो कौन है? प्रमोटर। हाँ, प्रमोटर कौन होते हैं? तो प्रमोटर के बारे में बात की जाए अंडर सेक्शन 2। सेक्शन तो आप याद करवा ही नहीं रहे थे ना? हाँ भैया, बाद में याद करा देंगे। प्रमोटर मतलब कौन? हु? अच्छा, हैज बीन नेम्ड एज इन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब भी शेयर या डिबेंचर लेकर के आती है, इश्यू करती है, तो उसे अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में ये बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारे प्रमोटर्स कौन हैं। दे आर नोन एज, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ये प्रमोटर है, वो प्रमोटर है। ओके। जब कंपनी का एनुअल रिटर्न हर साल जाता है सेक्शन 92 में, तो उस एनुअल रिटर्न में हम जिसको कह देते हैं कि ये हमारा प्रमोटर है, वो भी प्रमोटर है। हेलो, तो प्रमोटर कौन हुआ? एक, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, एक जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा जाता है कि वो क्या है? प्रमोटर है। या भले ही उसका नाम एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर वो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे तो शेयर होल्डर के रूप में, चाहे डायरेक्टर के रूप में, चाहे अदरवाइज। ओहो हो, एक बंदा
जो तुम प्रमोटर हो? हाँ। कैसे भाई? प्रोस्पेक्टस में लिखा है तुम्हारा नाम, एनुअल रिटर्न में। डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, फिर कैसे कंट्रोल कर रहे हो? सर हम आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला हैं। ओहो। और हमारी एक कंपनी है जिसके हम सीएमडी, उस कंपनी के बहुत सारे अंडे बच्चे हैं। हेलो। और उन अंडे बच्चे कंपनियों में हम भले ही शेयर होल्डर नहीं है, हम भले ही डायरेक्टर नहीं है, हम भले ही प्रमोटर नहीं है, लेकिन पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई साहब हमसे बिना पूछे। कारण क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस कंपनी ने किया है? एक कंपनी। और वो कंपनी किसकी मानती है? मेरी। अरे भाई मैं सीएमडी हूं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप, आई एम कुमार मंगलम बिरला। और वो कंपनी कौन सी? बोले वो आइडिया सेल्यूलर की सब्सिडरी है। तो बाबा जब आइडिया सेल्यूलर मेरी मान रही तो आइडिया सब्सिडरी के उसकी सब्सिडरी भी तो मेरी मानेगी ना। आई एम प्रमोटर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर होने के लिए न शेयर होल्डर होना जरूरी है, न डायरेक्टर होना जरूरी है, ना प्रोस्पेक्टस में लिखा होना जरूरी है, ना ही एनुअल रिटर्न में लिखा होना जरूरी है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ, तो आप क्या कहलाओगे? प्रमोटर। या आपकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। जब भी कोई काम होता है भागते हुए आते, सर एडवाइस दे दो, हम दे रहे, हमारे बिना पत्ता नहीं हिल रहा। मतलब सिंपल सी बात। कहने की बात यह है कि भाई साहब प्रमोटर कौन? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हो, जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स, जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स डायरेक्टली या एज डायरेक्टर, एज शेयर होल्डर, एज एनीवन एल्स। हेलो। या जिसके डायरेक्शन पे, जिसकी एडवाइस पे, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे कौन वर्क कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटर। एनी डाउट? गुड। अब बात आती है कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। हाउ अ कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। सबसे पहले तो आपको फाइलिंग करना पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की और इंफॉर्मेशन की आरओसी के साथ। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो उस जुरिडिक्शन के रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती। जैसे इंदौर में अगर मुझे कंपनी बनानी है तो इंदौर का जुरिडिक्शन ग्वालियर में, इंदौर जुरिडिक्शन के आरओसी कहां बैठे हुए हैं? आरओसी ग्वालियर। तो मैं डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन किसके पास भेजूंगा? आरओसी के पास। उधर भी देखना है। फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। ओके। कौन से रजिस्ट्रार के पास? जो हमारे रीजन का होगा वो। ओके। हाँ, इधर चला गया भाई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? ये तो अपन ने पढ़ा है बचपन से, M&AOA। अरे नाम तो सुना होगा हमारा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का चार्टर, कंपनी का बायलॉ, कंपनी इसके बाहर नहीं जा सकती, यही करती है जो यहां लिखा है। हेलो। तो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में क्या देना है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर एक डिक्लेरेशन, किनका? उन पर्सन का
जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एंगेज्ड है, जैसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और जो पर्सन जिनका नाम आर्टिकल में डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी का है, और जितने भी एक्ट रिक्वायरमेंट की है वो फॉलो करे। 1 मिनट, एक डिक्लेरेशन बनेगा। हम सब व्यक्ति ये घोषणा करते हैं कि इस कंपनी को बनाने में हम सब कंपनीज एक्ट 2013 का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, एक तरफ साइन उनके हो गए, काउंटर साइन होंगे किसके? चार्टर्ड अकाउंटेंट के, या कंपनी सेक्रेटरी के, या कॉस्ट अकाउंटेंट के। सीएस या सीडब्ल्यूए के काउंटर साइन होंगे। और ये डिक्लेरेशन क्या रहेगा कि इस कंपनी को बनाने में कोई भी कंपनी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। कौन देगा ये डिक्लेरेशन? जो प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं वो। हेलो, और साथ में काउंटर साइन कौन करेंगे? सीएस या सीडब्ल्यू। अरे हेलो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होंगे आरओसी के पास? M&AOA, दूसरा डिक्लेरेशन। हेलो, तीसरा एक और डिक्लेरेशन हर उस सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का, और वो पर्सन जो फर्स्ट डायरेक्टर चुने गए हैं उनका। यहां डिक्लेरेशन किसका चाहिए था? जिनका नाम आर्टिकल में लिखा हुआ है, डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी। और काउंटर साइन किसके चाहिए थे? सीए के। हेलो भैया, यहां बोल रहे हैं जितने लोगों ने प्रथम शेयर होल्डर की तरह सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम को। हेलो, और जिन लोगों को पहला डायरेक्टर बनाया गया है। जरूरी नहीं है कि जो पहले शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर ही हो। प्रमोटर अलग हो सकते हैं, डायरेक्टर अलग हो सकते हैं। डायरेक्टर का तो शेयर होल्डर होना भी जरूरी नहीं है। हेलो, डायरेक्टर का तो शेयर होल्डर होना भी जरूरी नहीं है। और हम कर क्या रहे हैं? हम कंपनी बना रहे हैं। कैसे बना रहे कंपनी? भैया, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में जो रजिस्ट्रार है उसके पास डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स भेज रहे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेज रहे हो? पहला M&AOA भेज रहे हैं, दूसरा ये डिक्लेरेशन भेज रहे हैं हमारी कंपनी बनते समय कंपनी लॉ का पूर्णतः पालन हो रहा है, और अब तीसरे हम ये डिक्लेरेशन भेज रहे हैं और डिटेल्स भेज रहे हैं किनकी? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम की और फर्स्ट डायरेक्टर्स की। हेलो, क्या क्या डिटेल भेज रहे हो? पहला डिक्लेरेशन, हम कन्विक्टेड नहीं है किसी भी ऑफेंस से इन कनेक्शन विद प्रमोशन और फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा डिक्लेरेशन, हमें कभी भी भूतकाल में किसी भी फ्रॉड का दोषी नहीं पाया गया है। कंपनीज एक्ट में किसी और कंपनी के अफेयर अगर हम मैनेज करते हुए पाए गए तो, और जितने डॉक्यूमेंट हम फाइल कर रहे हैं ये सब ट्रू और करेक्ट है। ओ प्यारे अंकल आंटियों, किया क्या हमने सबसे पहले क्या किया? रजिस्ट्रार ढूंढा कि अपने एरिया का रजिस्ट्रार कौन है, उसके पास जाकर निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल कर दिए। पहला M&AOA, दूसरा एक डिक्लेरेशन कि साहब इस कंपनी को बनाने में कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो रहा है। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन कि भैया हम सब लोग जो फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर हैं ये एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने कोई अपराध आज से पहले नहीं किया किसी कंपनी के प्रमोशन का, फॉर्मेशन का या मैनेजमेंट का। मतलब प्रीवियस किसी मौके पर किसी और कंपनी में भी हमसे कोई पाप नहीं हुआ है। हेलो, दूसरा कि हमें कभी भी गिल्टी नहीं पाया गया किसी फ्रॉड या कपट का या किसी कर्तव्य भंग का किसी कंपनी में। और तीसरा, ये जितनी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना आपको, सब ट्रू एंड करेक्ट है, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं।
ऐसा बंडल बना करके हम किसको दे देंगे? आरओसी कि सर कृपा करके हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर आरओसी क्या करेंगे? अभी तो ये डॉक्यूमेंट बने, अब इनको फाइल करना पड़ेगा। ओ हेलो, इन डॉक्यूमेंट्स को किसके पास फाइल करना पड़ेगा? रजिस्टर होगी तो डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट बना है अभी तो, अब इसको फाइल करेंगे। फाइल करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटी भाई साहब। क्या क्या फॉर्मेलिटी? पहला, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ। ये वही वाली स्लाइड है, थोड़ी सी अब कंसाइज की हुई है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम करो। एक डिक्लेरेशन दो उन पर्सन की, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, उसी को अपन और रिपीट कर रहे हैं। तीसरा, एक डिक्लेरेशन दो हर बंदे को कि हमने नेम्ड आर्टिकल डायरेक्टर जो भी बने हैं हमने कोई पाप नहीं किया है। हेलो, उसके बाद क्या करना है? एड्रेस दो। तो वो इंफॉर्मेशन तो दे ली, अब इस स्लाइड को और बढ़ाया। एड्रेस दो, एड्रेस दो करस्पॉन्डेंस का। भाई तुमने फॉर्म भेजा है, तुमको जवाब कहां भेजेंगे हम कि तुम्हारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ? रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है वो मेमोरेंडम में लिखा होगा, पर दे दो। हर सब्सक्राइबर का पर्टिकुलर दो। सब्सक्राइबर कौन, बाप का नाम क्या, एड्रेस क्या, फोन नंबर क्या, ईमेल एड्रेस क्या, करते क्या हो। इसी तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर जो आपके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है उनके बारे में जवाब दो, उनका प्रूफ दो। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का प्रूफ दो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम की डिटेल दो। उसी तरह से फर्स्ट डायरेक्टर्स जो बनना चाहते हैं उनकी भी डिटेल दो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा और इन सारे और अलॉटमेंट कर दिया जाएगा CIN का, जिसे कहते हैं कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अरे सर, अगर अपन बाद में कभी ये नहीं पढ़े और यही पढ़ लें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत पढ़ो और ये पढ़ लो। वो तो क्या एकदम से इतनी बड़ी दिखाते तो गड़बड़ हो जाती। तो मैंने कहा पहले इतना बना लो, फिर ये भी ले लो। सुनो क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट फाइल करना है। किसके साथ? कौन सा आरओसी के साथ? अपने रीजन के। क्या क्या फाइल करना है? M&A है, एक डिक्लेरेशन की कंपनीज एक्ट का पालन हो रहा है, एक डिक्लेरेशन कि हम जो भी कौन है, प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, हम प्रीवियस किसी ओकेशन पे वी वर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कनेक्शन विद एनी कंपनी। दूसरा, हमने कोई गिल्टी नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया कभी भी। तीसरा, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू दे रहे हैं। उसके बाद एड्रेस दे दो, सब्सक्राइबर का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे दो, सब्सक्राइबर की डिटेल दे दो और फर्स्ट डायरेक्टर की भी डिटेल दे दो। आरओसी उसको स्क्रूटनाइज करेगा और उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा और साथ में आपको दे देगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। अब बताया ये गया है कि भाई साहब ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं कंपनी को मेंटेन करके रखना पड़ेंगे, प्रिजर्व करके रखना पड़ेंगे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। ये जितने डॉक्यूमेंट वहां फाइल किए हैं ताउम्र, जब मरने वाले हो सबका हिसाब हो जावे तो फाड़ के फेंक देना, लेकिन तब तक संभाल कर रखना है। क्या? ये जो डॉक्यूमेंट फाइल की इनकी कॉपी। ओ बावलो, ये जितने डॉक्यूमेंट अपन ने आरओसी में फाइल किए इनको गुड कंडीशन में प्रिजर्व करके रखना है। कितने साल तक? जब तक कंपनी चलेगी तब तक। अपना जन्म प्रमाण पत्र कब तक संभाल के रखना है? जिंदगी भर, जब तक अपन जिंदा है। देखना अपने घर जाके फाइल में लगा होगा जन्म प्रमाण पत्र, संभाल के रखना पड़ता भाई साहब। अगर तुमने
गलत इंफॉर्मेशन दी, फॉल्स या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए, किसी भी इंफॉर्मेशन की जो सप्लाई की गई है और तुमको मालूम था कि ये गलत है, फिर भी तुमने जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ दिए, उन डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी दी, तुमको सेक्शन 447 के अंदर पेनल्टी लगेगी। आपके कोर्स में सेक्शन 447 नहीं है, लेकिन ह्यूज पेनल्टी होती है सेक्शन 447। सिंपल इतना ध्यान रखो, गलत जानकारी के साथ अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, गलत जानकारी के साथ अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, तो सेक्शन 447 का क्या लग जाएगा? नोटिस आ जाएगा आपको और पेनल्टी लग जाएगी। ओके, अब सुनो, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और अब एक तो क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट गलत भेजे, आरओसी ने पकड़ लिया, आपने डिक्लेरेशन गलत भेज दिया, आपने कहा मैंने तो आज तो किसी कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ ही नहीं की, आरओसी ने जवाब दिया 3 कंपनियां जो तेरे नाम पे आज तक रो रही है। हेलो, प्रीवियसली भी तूने कंपनी बनाई, सबको चूना लगाया है, शट अप, भगा दिया उसको। भाई साहब, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद किसी ने आरओसी में जाके शिकायत की, ये बढ़िया यार आरओसी तुम्हारा, कोई आदमी एक कंपनी में गड़बड़ कर दे, है ना, और फिर दूसरी कंपनी बना ले और तुमको पता ही नहीं, मामू बना गए हो तुमको। इतनी इज्जत पै जाएगी जब आरओसी की तो वाट लगा देगी आरओसी। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन बाय सप्रेसिंग अ मैटर, यानी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, लेकिन अब आरओसी को गलती महसूस हो रही। हेलो, और ये क्या था? आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है फर्निशिंग के टाइम पे, मतलब सॉरी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो डॉक्यूमेंट ही क्या है? फॉल्स हैं, तो आप पहले में निपटोगे। हेलो, और फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली आपने और बाद में पता चला कि ओहो कंपनी तो गलत इनकॉर्पोरेट हो गई भाई साहब, तो फिर ऐसे में क्या होगा? पर्सन फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर और सप्रेशन जैसे 447 लगता था, अब वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इट इज प्रूव्ड दैट कंपनी हैज बीन गॉट incorporated by furnishing false or incorrect information representation or by suppressing any material fact or information in any document declaration filed or by fraudulent action, जितने प्रमोटर हैं, जितने पर्सन हैं, जितने फर्स्ट डायरेक्टर हैं कंपनी के, सब पे 447 लग जाएगी। हेलो, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, सब पर क्या लग जाएगी? 447। ठीक है, ये तो इतना नहीं पूछते वो लोग, लेकिन अगर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो गई है उसने फर्निश की है फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन या मटेरियल फैक्ट सबमिट किए हैं या डिक्लेरेशन गलत फाइल कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऐसी ये ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा चिपका चिपका गड़बड़ है इसमें। तो ऐसी स्थिति में एनसीएलटी क्या कर सकती है? भाई कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, 447 की पेनल्टी भी लगा दी, लेकिन उससे क्या होगा? गलत कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगी, तो एनसीएलटी के पास पावर है। एनसीएलटी में पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एनसीएलटी बोलेगी एक काम करो, इसके मैनेजमेंट में XYZ है ना, इनको भगाओ, PQR को ले आओ, अच्छे लोग रहेंगे, कंपनी बढ़िया मैनेज होगी। हेलो, दे कैन चेंज मैनेजमेंट। वो बोलेंगे यार ये M&A है ना, ये गड़बड़ है, इसको चेंज करो, दे कैन चेंज M&A। हेलो, मेंबर्स और क्रेडिटर्स के हित में जितने काम हो सकते हैं वो सब कौन करेगा?
आरओसी, एनसीएलटी, आरओसी नहीं, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कब करेगा? जब उसे पता चलेगा कि एक कंपनी तो बन गई है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फाइल पर्टिकुलर से ही बन गई है। अब क्या करें? या तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दो, नहीं देना है वाइंडिंग अप का ऑर्डर तो उनको ये बोलो कि तुम चेंज कर लो। हेलो, मैनेजमेंट चेंज कर दो, M&A चेंज कर दो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज करवा दो शेयर होल्डर की। डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ओके। या फिर ज्यादा गुस्सा आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बोलेंगे मरो सालो, तुम्हारी सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, जितने लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे थे ना, मरो। पता चला एनसीएलटी ने सारे ही मेंबर की लाइबिलिटी क्या कर डाली? अनलिमिटेड। तुम्हारे तो घर के बर्तन बिकवाते हैं, भी रुको। सारे क्रेडिटर को बोला जाओ रे कोर्ट के अंदर जाके क्या करो, दावा लगा दो, क्योंकि हमने इनकी लाइबिलिटी क्या कर दी है? अनलिमिटेड। बेच दो इनके घर और बर्तन सब। झूठ बोल रहे थे साले। तीसरा, हटाओ नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। पता चला रजिस्ट्रार नंबर, नाम ही हटा दिया रजिस्टर, अब कंपनी नहीं रहे आप। हेलो, या बोले नाम वाम बाद में हटाना, लपेटो इसको, इसका वाइंडिंग अप करो। या जो और कोई ऑर्डर उनको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। तो एक मिनट, फॉल्स पर्टिकुलर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, सप्रेस्ड फैक्ट के साथ अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है और यह बात एनसीएलटी को पता चल गई है ना, तो एनसीएलटी क्या कर सकती है? पहले तो कंपनीज एक्ट की पेनल्टी तो 447 में लगेगी, वो तो पिछली स्लाइड में देख लिया। 447 की पेनल्टी के बाद क्या होगा? क्या ये कंपनी ऐसी चलती रहेगी? अरे जो गलत इनकॉर्पोरेट हो गई है ये ऐसे ही चलती रहेगी? हाँ, मैनेजमेंट बदल दो, चलते दो कंपनी, क्या दिक्कत? नहीं, मैनेजमेंट बदल से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, सालों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। क्या लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी? चलाओ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पल पल पे डरेंगे बेचारे। हेलो, ये एक काम करो, एक कंपनी है ना फ्रॉडुलेंटली इनकॉर्पोरेट है ना, इसका नाम ही रजिस्टर में से हटा दो। या फिर एक काम करो, वाइंडिंग अप कर दो इसका, मतलब इसको डिसॉल्व करवा दो धीरे धीरे, लिक्विडेटर अपॉइंट करके इसके एसेट बिकवा देते हैं, इसकी लाइबिलिटीज का पे ऑफ कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। या फिर जो भी ठीक लगे, किसको? आरओसी को। लेकिन ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले किसी को भी फांसी देते तो उसे बोलते अब तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, तुम्हें अपनी साफ सफाई में कुछ कहना है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको इनको भी देनी पड़ेगी। हेलो, इट्स लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कि किसी को भी आप सजा देते हो तो उससे पहले आप उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हो। तो एनसीएलटी कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। हेलो, और ट्रिब्यूनल कंसीडरेशन में लेगा कि जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने एंटर किए हैं, ऑब्लिगेशन किए हैं, उनका पेमेंट कैसे होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद, वो बेचारे क्रेडिटर हो रहे, बोले हमारा तो पैसे अटक गया। सब ध्यान में रखते हुए। हेलो, तो अभी क्या पढ़ा? क्या मालूम क्या क्या पढ़ा है भैया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे कुछ तो आया होगा। कंपनी बनानी है, कितने लोग चाहिए? 1 3 7 1 2 7। अच्छा, 1 2 7। तो सीधे आरओसी के पास चले जाएं और उनको बोल देते कंपनी बना दो, वो बोलेंगे अच्छा कल आ जाना, कंपनी बन जाएगी। ऐसा नहीं, फिर क्या करना है? सबसे पहले तो प्रमोटर ढूंढना है ना। प्रमोटर मिल जाए तो फिर वो बनाएंगे एमओए, उसमें सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम बन जाएंगे। जरूरी नहीं है प्रमोटर ही सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम बने, कोई भी बन जाएगा। और फिर फर्स्ट डायरेक्टर भी अपन ढूंढ लेंगे कौन कौन है। ओ भाई, प्रमोटर कौन है ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है ये देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट, कहाँ? आरओसी में। एक तो एमओए,
दूसरा डिक्लेरेशन प्रमोटर का विद काउंटर साइन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वो कंपनीज एक्ट का पालन कर रहे हैं। तीसरा उनकी तरफ से डिक्लेरेशन, क्या डिक्लेरेशन, भूतकाल में हमने कभी कोई कंपनी लॉ का वायलेशन नहीं किया, भूतकाल में हमने कभी किसी कंपनी के मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड या मिसफीजेंस के गिल्टी नहीं रहे। हेलो। और तीसरा डिक्लेरेशन, जितने डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है। आरओसी उनको देखेगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, साथ में कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर देगा। हेलो। अब दो बातें होंगी, या तो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है और गलत कागज दे दिए, तो 447 में ठुक गए तुम सब जो भी प्रमोटर थे, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, होने के बाद पता चला कि सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, 447 तो ठुक गई, साथ में एनसीएलटी आ जाएगा। एनसीएलटी आके बोलेगा क्या किया रे नालायक हो, ये सब किया तुमने, वेरी गुड, अब हमारी सुनो। पहला, ये मैनेजमेंट चेंज करो। दूसरा, लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। तीसरा, स्ट्राइक ऑफ कर दो नाम रजिस्टर से। चौथा, वाइंडिंग अप कर दो। पांचवा, जो आपको ठीक लगे करो, लेकिन ऐसा करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूविंग नेम ऑफ रजिस्टर एंड वाइंडिंग अप? बढ़िया क्वेश्चन, जवाब भी उतना ही बढ़िया आएगा। मरने और अंतिम संस्कार में क्या अंतर होता है? मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है ना? और किसी को जीते जी अंतिम संस्कार कर दो तो बोले मरने ही मत दो, सीधे अंतिम संस्कार कर दो, मर भी जाएगा। हेलो। चिता पे रखो, जिंदा जला दो, मर भी जाएगा, अंतिम संस्कार भी जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, पहले मरता है फिर अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। तो राइट ऑफ करना यानी क्या, मरना। हेलो। और अंतिम संस्कार करना मतलब डिसोल्यूशन करना। राइट ऑफ कर दोगे तो भी, सॉरी, राइट ऑफ करना मतलब अंतिम संस्कार करना, और डिसोल्यूशन मतलब पहले मरना, उसके बाद रजिस्टर में से अपने आप ही नाम निकल जाएगा। डायरेक्ट राइटिंग ऑफ द नेम, बोले आप देखेंगे नेम राइट ऑफ हो गया तो डिसोल्यूशन तय। हेलो। और डिसोल्यूशन से पहले भी एक प्रोसेस होती है, वो होती वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप वो प्रोसेस है जो लीड करती है कहां तक, डिसोल्यूशन तक। हेलो। दो तरीके से कंपनी का समापन होता है। एक होता है स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम, मतलब वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, ये कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी, हटाओ फिर निकालते रहना इसका हिसाब किताब क्या, मतलब बिना मारे चिता पे लिटा दो, आग लगा दो, खत्म। दैट इज कॉल्ड व्हाट, राइटिंग ऑफ। और नहीं तो विधिवत जाओ, पहले वाइंडिंग अप होगा, है ना, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर नाम हटे। गॉट इट? गुड। अच्छा है, ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार भाई साहब, ये तो पढ़ते पढ़ते अपन बच्चे से बड़े हो गए, नहीं पढ़ा अभी। अरे क्वेश्चन आया गया तेल लेने, तुम तो ये बताओ ये पढ़ा हुआ है कि नहीं। एक कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर होती है उसे ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक में इशू किया जाता है, इशू कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो मंगाया जाता है, और मंगाए गए का वो हिस्सा जो आता है। ऐसे थोड़े होता है इतनी जल्दी घास काट दिया आपने। अरे यार, अपन ने कंपनी रजिस्टर करवाई 1 लाख नंबर ऑफ शेयर से 10 रुपए वाले,
तो अपनी ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। हमने कहा चलो अभी पब्लिक में इश्यू करते हैं 8 लाख, तो हमने 80,000 शेयर 10 रुपए वाले मार्केट में फेंक दिए, तो इश्यू हो गए कितने? 8 लाख, है ना। लेकिन पब्लिक ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उन्होंने देख लिया पेटीएम का क्या हुआ, नाइका का क्या हुआ, हेलो, उन्होंने नहीं करना। पता चला 70,000 शेयर के लिए ही 10 रुपए का कमिटमेंट आया है, हेलो, तो 70 लाख क्या हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन हमने 10 रुपए थोड़ी मंगाए थे, हमने मंगाई 5 रुपए थे, हेलो, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्या हो गई? कॉल्ड अप कैपिटल, हेलो। पर नासपीटो ने 60,000 लोगों ने ही 5 रुपए भेजे, है ना। मतलब ऐसा करते हैं कि भैया ऐसा हुआ कि 60,000 लोगों ने तो 5 रुपए भेजे, लेकिन 10,000 लोगों ने सिर्फ 3 रुपए भेजे हैं अभी। 60,000 लोगों ने कितने भेज दिए? 5 रुपए। और 10,000 लोगों ने कितने भेजे हैं? 3। तो ये क्या हुआ? पेड अप कैपिटल। समझ में आ गया? कहां तेरे चेहरे से दिख रहा है नहीं आया? कंफ्यूजन है? नहीं पूछ ले, अपने फीस दी बेटा, देख आ गया सही में। तो वैसे कंफ्यूजन वाला मुंह क्यों बनाया? ये तो पेड अप है, ये कॉल्ड अप है, ये सब्सक्राइब्ड है, ये इशूड है, और ये ऑथोराइज्ड। अंकल आंटी हो उधर, समझ में आ गया भैया? ओहो, हाँ, और नहीं आया हो तो मॉड्यूल में पढ़ लेना, अच्छा डिटेल में दिया है। नहीं आया हो किसी को तो अब क्या करें, पढ़ लेना भैया मॉड्यूल में। एक लेवल से नीचे थोड़ी जा सकते हो, मतलब ये बताऊंगा मैं यहाँ आके फाउंडेशन में ये क्या होता है। तुमने शेयर के सवाल कर दिए, साला प्रोरेटा बेसिस पे बांट दिया, तो तुमने तो क्या क्या करके आए हो। इश्यू ऑफ शेयर मैंने छोड़ दिया था सर, बहुत बढ़िया। ऐसा महान काम करने वाले लोग, 80,000 इशू है और सब्सक्राइब 70 ने किया है, तो 90% से कम हो। मैं तो भूल ही गया, सो सॉरी, यू आर राइट शादाब खान, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ना। 72 लिखना पड़ेगा, यहाँ 12 करना पड़ेगा। सही बात है भैया, 90% अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो रिफंड करना पड़ता है। वेरी गुड। कंपनी बंद नहीं करना पड़ेगी, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इससे ज्यादा पैसा मत कर यार, है ना। कंपनी बंद नहीं करनी, पैसा रिफंड करना, कंपनी थोड़ी बंद होगी है। चलिए नेक्स्ट, शेयर क्या होते हैं? शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी को शेयर कहते हैं। क्या डेफिनेशन है भाई साहब? मतलब महफिल लूट ली आज तो। क्या डेफिनेशन दी? आप पढ़ो, आप मतलब फ्लैट हो जाओगे। शेयर विच मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। हेलो, स्टूडेंट किसको कहते हैं? वन हु स्टडीज इज कॉल्ड स्टूडेंट। वेरी गुड। वी शेयर इन द शेयर ऑफ कंपनी शेयर। वेरी गुड। शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। दो होते हैं भाई, एक इक्विटी होता है, हेलो, और इक्विटी की डेफिनेशन तो माशाअल्लाह है, जो प्रेफरेंस नहीं वो इक्विटी है। हेलो, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, यही बोल रहा है। जो प्रेफरेंस नहीं है वो कौन है? हु आर बॉयज, दोज हु आर नॉट गर्ल्स। ग्रेट, व्हाट अ डेफिनेशन, गुड। Who are girls who are always getting preference are known girls. They preference shares. Preference share capital with reference to any company limited by share means that part of the issued capital. ध्यान रखना, issued capital का part है ये. That part of the issued share capital of the company which carries
और वुड कैरी प्रेफरेंशियल राइट। जब बटेगा तो भी तुमको सब में मिलेगा, रेगुलर बटेगा तब भी, और 13वें पे बटेगा तब भी। हेलो, सामान्य भोजन में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा और मृत्यु भोज में भी। तो आप कौन कहलाओगे? प्रेफरेंशियल। जमा ही है ये। घर में कभी भी खाना मिलेगा तो सबसे पहले इनको देंगे, जीजा जी को दो, मारेंगे तब भी। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा इनको इन प्रेफरेंस टू इक्विटी, और जब वाइंडिंग अप होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद बाकियों। हेलो, और डिविडेंड इनको जो मिलता है वो कैसे मिलता है? फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट पे। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैंने फटाफट पढ़ा दिए। हमारा तो बचपन ही कहाँ आया सर, लॉकडाउन में निकल गया। अरे पर ये तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? हाँ नहीं करते बंदे किसी से, पढ़ा है नहीं तो मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब कितनी डिफिकल्ट डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर गेटिंग प्रेफरेंस while receiving any dividend, while receiving any share in equity at the time of winding up। काम खत्म हो गया। हेलो, तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कल अपन पढ़ेंगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।